हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं 18 फरवरी को होमवर्क मैंने जो आपको दिया था उसी के टेस्ट देखेंगे, जिसमें आपको 60 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस लूसेंट से रहेगा और 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 60 में से कितना आप स्कोर कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर का। क्वेश्चंस ये था कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 1917 में। अगर भारतीय क्वेश्चन में पूछा जाता तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करते, कानपुर अधिवेशन से, जो कि सरोजनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन से निर्वाचित हुई थी, ठीक है, चुनी गई थी। चलिए बात करते हैं आज के क्यूज की। तो वीडियो को इत्मीनान से आराम से देखिए और बताइए कि कितना स्कोर आप कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं कि राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव कौन करता है। तो आर्टिकल 93 कहता है कि लोकसभा अपनी बैठक, पहली बैठक के दौरान ही अपने पूरे जो सदस्यगण होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। डी को टिक करेंगे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे। औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को विजित किया था और वो दो राज्य कौन से थे। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर को 1685 में कह सकते हैं और ध्यान रखेंगे गोलकुंडा को 1687 में, ठीक है, 1687 में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ। किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ था। तो बी को टिक करेंगे। मोहम्मद शाह, यानी कि जिनको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं के समय में जजिया कर पूरी तरह से अंतिम रूप से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए कि करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रोशन अख्तर था, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। रोशन अख्तर जो कह सकते हैं मोहम्मद शाह का ही ये वास्तविक नाम था, रोशन अख्तर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट माना जाता है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि असत्य है। तो 4 पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सही है। इन्हें ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये पॉइंट भी सही है। और इनके आक्रमण के समय दिल्ली का शासक रंगीला बादशाह के रूप में प्रसिद्ध मोहम्मद शाह था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि असत्य, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं असत्य। नेक्स्ट वन कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अपास्तनिक मूल कहते हैं। सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल जो रस्ट रोग होता है किसके कारण होता है। हरे शैवाल के कारण। सी को टिक करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास जब तक उन्हें प्राप्त रहता है तब तक अपने पद पर बना रहता है। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
आर्टिकल 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा संसद के सत्र का अंत, जिसको समापन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, यानी कह सकते हैं कि जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पे होता है ऑप्शन सी, लाहौर में। ठीक है, लाहौर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। सातों महाद्वीप में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा ये महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती है, और वो है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। और ये जो महाद्वीप है हम कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सही आंसर यहाँ पे हो जाता है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। ध्यान रखिएगा विक्टोरिया झील जो है वो किन 3 देशों के मध्य पड़ता है। तो तंजानिया कह सकते हैं, युगांडा और केन्या, ये 3 तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, केप अगुलहास। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है और वो समिति है प्राक्कलन समिति। मैंने आपको इस बारे में बताया था कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, और वो अनुसूची कौन सी है। तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची के बारे में बात कही गई है, आपको पता होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो पहली अनुसूची में संशोधन करना चाहिए, ए को टिक करेंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है वो पाया जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है। बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पटियाला घराना से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए क्या कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे और उनकी गणना भारत के महानतम गायकों व संगीतों में की जाती है। इनका जन्म लाहौर के निकट कसूर नामक स्थान पर पाकिस्तान में हुआ था। थोड़ा सा आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे पटियाला घराना से। अगला क्वेश्चन की सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो किस लिए फेमस थी। अपने नगर नियोजन के लिए वो काफ़ी फेमस था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार जो वो किस महाद्वीप में पाया जाता है, और हमारा जो महाद्वीप है वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में ही एटलस पर्वत स्थित है। बायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बायोमा जलप्रपात जो वो किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जैरे। ठीक है, जैरे जिसको पहले कांगो के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसके अंतर्गत आते हैं। क्या हुआ सही आंसर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, यानी 1, 2, 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, दोनों को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है लीबिया है, जो कि बिल्कुल सही है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, और आपको पता है कि नाइजीरिया हाल ही में करंट का
क्वेश्चंस भी बना हुआ था क्योंकि नाइजीरिया को हाल ही में WHO की तरफ से पोलियो मुक्त घोषित किया, जिसकी वजह से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में भी था, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देश के सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये आर्टिकल किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आर्टिकल 37। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा राइबोसोम में। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके घनत्व जो कि कम हो जाएगा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की द बंगाली अखबार की स्थापना 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? द बंगाली अखबार की स्थापना जो 1879 में किस क्रांतिकारी ने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट्स क्या है देखें कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का संबंध आर्टिकल 263 से है, जो कि बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना जून 1990 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और इसकी पहली जो बैठक की गई थी वो अक्टूबर 1990 में की गई थी, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो चारों पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसके अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो कि पॉइंट्स पहला ही गलत है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स गलत है, लेकिन बाकी चीज़ों को आप याद रखिएगा कि योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है, बिल्कुल सही। के संतराम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य जो होता है वो केंद्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, परावर्तन के कारण। ठीक है, इको जो उत्पन्न होता है वो परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वो क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 1 मेगावाट घंटा जो बराबर होगा 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होगा, डी को टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? उस युक्ति का नाम होता है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि रेक्टिफायर का कार्य क्या है, तो ध्यान रखिए प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलने का कार्य होता है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा जलवायु। ठीक है, जलवायु को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि क्यूरी जो इकाई है रेडियो एक्टिव धार्मिकता। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की कैंडेला मात्रक है, तो बताइए कि कैंडेला जो है किसका मात्रक है? सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ज्योति तीव्रता का। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ताप युग में तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ताप युग में तापमापी जो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सही आंसर होगा सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, सीबेक के प्रभाव पर। छोटा सा पॉइंट भी यहाँ पे मैंने नोट किया, पढ़ सकते हैं कि यह तापमापी दो धातुओं से बने ताप युग में द्वारा माप होता है। इस सिद्धांत की अगर बात करें तो ये तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो सही आंसर क्या होगा? जो शीशा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेड को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्न में कौन सा एक यौगिक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा एक यौगिक है। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनिया जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, NH3 होता है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये एक यौगिक होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुष्पी पादपों को रखा जाता है या फिर रखा गया, पुष्पी पादपों को रखा गया, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फेनरोगैम्स। ऑप्शन बी को टिक कर। देखिए यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट भी लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि पुष्पोद्भिद या फिर फेनरोगैम्स कह सकते हैं। वे पादप हैं जो बीज पैदा करते हैं। पुष्पी पादपों को फेनरोगैम्स में रखा गया है और फेनरोगैम्स के भ्रूण बीज के भीतर होता है। ये छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है कोलकाता में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह कथन है सरोजनी नायडू जी का। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट वन की भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? संविधान के किस भाग को आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना, ए को टिक करेंगे, प्रस्तावना। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स इससे जुड़ी जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलक बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक और पॉइंट से याद रखिएगा कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, और जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो कि संविधान की आत्मा कहा है। ये सभी जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट से है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? यानी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? बिपिन रावत। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क का हिस्सा है जिसमें सबसे नया अतिरिक्त पन्ना बायो रिजर्व जोड़ा गया? पहले कुल 11 थे लेकिन अब 12 हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे जब नया जुड़ा है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में नूर मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नूर सैन्य मिसाइल है, ये किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसकी लॉन्चिंग ईरान के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता गया हाल ही में ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के द्वारा। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है? तो ये पेशकश किसने की है? अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? ब्रुनेल मेडल से हाल ही में सम्मानित किया गया, और वो जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, मगदेचु। ठीक है, मगदेचु जो कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? सृजन पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह ने हाल ही में सृजन पोर्टल को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन की किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, रूस ने लॉन्च किया, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और शांति द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पे हो जाता है एम नेत्रा। चलते चलते आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि एम नेत्रा जो है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, ध्यान से बताइएगा। एम नेत्रा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 60 MCQ कवर किया। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए ये है
कि हाल ही में भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 60 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।